नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आपका वीरेंद्र वर्मा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में क्लास 10 के कक्षा 10 के बारे में पढ़ेंगे। और पाठ नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम फुल डिटेल से जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, कैसे क्या क्या बताया गया है। ठीक है, बस इतना ऐसा ही हम पढ़ेंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको वही भी बताऊंगा, इससे ज़्यादा आपको बाहर से नहीं बताऊंगा। और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ठीक है, ये आपको पहले जरूरी है जानना। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही वही राजतंत्रवाद साम्राज्यवाद के विरुद्ध अनेक विद्रोह और क्रांतियां हुई और यूरोप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना संभव हो सकी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। क्या बताया गया है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही वहीं राजतंत्र या साम्राज्यवाद के विरुद्ध अनेक विद्रोह और क्रांतियां हुई और यूरोप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना संभव हो सकी। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो चुका है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रवाद पर आधारित यूरोपीय क्रांतिकारियों के प्रयासों के दौरान फ्रांस के दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्र के स्वरूप और राष्ट्र की विशेषताओं को अपने व्याख्यान के द्वारा स्पष्ट किया था। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। राष्ट्र की सबसे पहली अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में हुई। फ्रांस की इस क्रांति में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे देशवासियों में एक सामूहिक पहचान की भावना का विकास हो सके। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा है, फ्रांस में नागरिक संहिता, जिससे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, का निर्माण 1804 में हुआ। क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों, कैसे फ्रांस में जो नागरिक संहिता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको नेपोलियन के संहिता के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण 1804 ईस्वी में हुआ। ठीक है, पांचवा पॉइंट, यूरोप महाद्वीप में कुलीन वर्ग ही सबसे अधिक शक्तिशाली सामाजिक वर्ग था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में अनेक नवीन सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। इनके श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग की विद्रोह और क्रांतियों में विशेष भूमिका रही। ठीक है, 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा जैसी वे शक्तियां जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, उनके प्रतिनिधि रूप यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने हेतु वियना से मिले। 1815 ईस्वी में आयोजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता ड्यूक मैटरनिख ने की थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1815 ईस्वी में जो शांति संधि की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे आपको ड्यूक मैटरनिख ने की थी। वियना कांग्रेस में हुई वियना संधि में फ्रांस को कमजोर करके तथा रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया आदि को शक्तिशाली बनाकर नेपोलियन द्वारा समाप्त किए गए राजतंत्रों को बहाल करने का प्रयास किया गया था। इसका उद्देश्य नेपोलियन द्वारा युद्धों के दौरान दिए गए बदलाव का समाप्त करना था। ठीक है, तो मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ ना, उसी तरह से आपको पढ़ते चलना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 1815 ईस्वी के बाद वर्षों में क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना था जो वियना कांग्रेस के बाद सामने आई थी। इस समय अनेक क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे और उन्होंने अनेक गुप्त संगठन बना लिए थे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। इटली में क्रांतिकारी जूसेप्पे मैस्नी द्वारा इटली के एकीकरण हेतु प्रयास किए गए। इस उद्देश्य के लिए उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन भी बनाए। अपने प्रयासों में अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ और उसने राजतंत्रीय शक्तियों और रूढ़िवादी शक्तियों को हरा दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ठीक है, ये भी हमारा पॉइंट खत्म हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राजतंत्रीय रूढ़िवादी के विरुद्ध उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड जैसे देशों में क्रांति की दिशा में प्रयास किए गए। पहली क्रांति जुलाई 1830 में फ्रांस में हुई और उसमें रूढ़िवादी ताकतों को परास्त किया गया था। इसके बाद
लुई फिलिप्स की अध्यक्षता में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इस घटना का सारे यूरोप पर प्रभाव पड़ा और वहां भी विद्रोह हुए। फ्रांस के संदर्भ में मेटरनिक ने एक बार कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है। ठीक है, एक कथन आएगा दोस्तों कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती थी। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, ये इतना पॉइंट नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1 मिनट। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है इस प्रकार। दोस्तों मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ ना, उसी तरह से आपको उसमें लिखना है, उसी तरह से आपको पढ़ना है। मैं सिर्फ आपको महत्व जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा आपको बाहर से नहीं पढ़ना है। और मेरा दावा, मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरह से मेरे हाई स्कूल में अच्छे रैंक आए हैं ना, मैं उसी तरह से आपको भी अच्छे रैंक लाने की कोशिश कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना और मेरे द्वारा बताए गए टिप्स को जरूर फॉलो करना। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट है। इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण की दृष्टि से आगे होने के कारण यूरोप के अन्य देशों के उद्योगों की परेशानियां बढ़ गई। दूसरी ओर कुलीन वर्ग के कारण यूरोप के किसानों की दयनीय दशा हो गई। 1848 ईस्वी में इन्हीं कारणों से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। लुई फिलिप्स को भगाने के लिए विवश होना पड़ा और राष्ट्रीय सभा के द्वारा एक नवीन गणतंत्र की घोषणा की गई। अगला पॉइंट, 1848 ईस्वी का वर्ष उदारवादियों की क्रांति का वर्ष कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस समय फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उदारवादी मध्य वर्गों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण हेतु क्रांतिकारी प्रयास किए गए और जर्मनी में सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की जीत हुई। वहां सेंट पॉल चर्च में 18 मई 1848 को फेक फ्रंट संसद में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में अपना स्थान ग्रहण किया। उनके द्वारा एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। नए जर्मन राष्ट्र के लिए सेंट पॉल चर्च में आयोजित 65 सांसद की अध्यक्षता हेतु पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को न्योता दिया गया और उन्हें ताज पहनाने की कोशिश की गई, परंतु उसके द्वारा यह पेशकश अस्वीकार कर दी गई। इससे कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया और असेंबली भंग कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी में पर्सा के ऑटो वान बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में हुए युद्धों में पर्सा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बाद 1871 ईस्वी में वर्साई में पर्सा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साई के महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में नए स्वतंत्र जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। ठीक है, तो यह मैंने सारा पॉइंट आपको इस चैप्टर से करवा दिया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, सब कुछ मैंने आपको सारा ऑल टोटल पॉइंट सब कुछ कंप्लीट करवा दिया इस वीडियो में। तो आपको एक बार वीडियो से को फिर से देख लेना है कि मैंने आपको कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसका इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम इस बार आने वाले एग्जाम 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें हम अच्छे से फोड़ कर रहेंगे और 90% स्कोर मार्क प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।